पहला क्लास है सेकंड सेशन का, नहीं बहुत सारी चीज़ें पढ़ने हैं। कम से कम 80% सिलेबस है जो प्रीवियस ईयर के साथ कनेक्टेड नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट। प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी चीज़ हम लोग पढ़े, लाइक फ्लूइड्स के बारे में पढ़े हैं, फोर्सेस के बारे में पढ़े हैं, है ना, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, वो सब चीज़ें पढ़े। ये साल पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, जिसका कोई लिंक नहीं है इसके साथ, और मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो सब पढ़ेंगे, कोई लिंक नहीं है। कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे, कोई लिंक नहीं है, सारे इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, कुछ एक्स्ट्रा एक दो चीज़ मैं लास्ट ईयर नहीं पढ़ाया था, मैं पढ़ाना चाहता हूँ मैकेनिक्स का, जो कि बहुत वाइटल है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ ए फोर्स। ठीक है, शायद क्लास 8 में तुम लोगों को थोड़ा सा पढ़ाया था, आरसी वगैरह को नहीं, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब थोड़ा सा पढ़ाया था, थोड़ा ज़्यादा पढ़ा देंगे, वो होने से मैकेनिक्स का एक मेजर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो पढ़ाना है, उसके लिए मुझे 2-3 छोटे छोटे टूल्स की ज़रूरत है। एक तो हुआ वेक्टर का, मुझे चाहिए हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, आई कैप जे कैप फॉर्म में, तो जो तुम लोगों को मालूम है, मैं खाली रिवीजन करवा दूंगा। दूसरा हुआ हाउ टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट। तीसरा हुआ थोड़ा सा मैं रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ाऊंगा, जो तुम लोगों को नहीं पढ़ाया था, वो वेक्टर के बहाने हो जाएगा, इसलिए मुझे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन पढ़ाना है। सब्ट्रैक्शन वेक्टर जो मैं पढ़ा चुका हूँ, खाली याद दिला दूंगा। जिनको तकलीफ होगा, जैसे अक्षेत वगैरह मेरे पास नहीं थे लास्ट ईयर, तो तनिषा भी नहीं थी, तो आफ्टर द क्लास यू कैन वेट फॉर 5 मिनट्स टू से डिस्कस कि क्या क्या लिखना है। आई विल हेल्प यू सेपरेटली एंड पर्सनली। ठीक है, तो जानकारी तो सबको है। हमारे बच्चे क्या जानते हैं, हम जानते हैं वेक्टर वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत, अगर बोलेंगे तो अधिक बोलोगे तो अच्छा लगेगा। हाउ यू डिस्टिंग्विश ए वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम स्केलर क्वांटिटी? Vector can be added through vector laws of addition and scalar can be added through simple laws of arithmetic. वेरी गुड, उतना काफ़ी है, दैट्स इनफ, और अलग नहीं है, उतना काफ़ी है ना। और वेक्टर का ग्राफिकल फॉर्म आता है, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, अच्छे आता है चीज़ें। Yes. हाँ, तुमको भी आता है सारी चीज़ें वेक्टर का? हाँ, इधर दिख नहीं रहा है, मैं ही दिख रहा हूँ, तुम नहीं दिख रहे हो, नहीं करते वक्त पता नहीं चला कौन नहीं कर रहा है, कैमरा मेरे को ही देख रहा है, चिंता की कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ठीक है, आफ्टर द क्लास यू वेट फॉर 5 मिनट्स, आई विल हेल्प यू। वेल, पहला चीज तो है कि वेक्टर्स आर सर्टेन टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। पहले से क्लियर कर दूं कि मैं आपको वेक्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, कुछ चीजें याद दिला रहा हूं ताकि आगे मैं बढ़ूंगा। तो पहला चीज हुआ, I cannot say any physical quantity which has magnitude and a direction is a vector, but I can say vectors have magnitude as well as direction। जिसका 4 टांग है वो गाय कहना गलत है, लेकिन गाय का 4 टांग है कहना गलत नहीं है। That way I am saying, okay? तो पहला चीज तो हुआ, हम लोग देखेंगे vectors have मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये चीजें हमें सबको मालूम है। डिटेल्स के लिए मैं कुछ वीडियो का शेयर करूंगा तनिषा के साथ, शी विल बी हेल्प कर। दूसरा वन लाइनर हुआ, कोई वेक्टर को ग्राफिकल फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें लिखना है कि वेक्टर ए, तो ऐसे लिखने की बजाय वी राइट इट लाइक दिस विथ एन एरो मार्क। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को हम कुछ ऐसे लिखते हैं, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। हो गया, कोई डिफिकल्ट चीज तो है नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्राफिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ग्राफिकल फॉर्म में कोई वेक्टर को हम कुछ ऐसा एक एरो मार्क से लिखते हैं, दिस इज एन एरो मार्क। सपोज दिस इज रिप्रेजेंटिंग वेक्टर ए, तो यहाँ से इसका डायरेक्शन पता चल जाता है, ऐसा है इस डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड पता चल जाता है। मैग्नीट्यूड कैसे पता चलता है? मैग्नीट्यूड इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन। ये जो लाइन है, ये जो लेंथ है, दैट लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ ए। समझ में? सिंपल सा चीज, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में है और मान लो कि कोई फोर्स है 10 न्यूटन का, तो आप
10 यूनिट्स का एक लाइन खींचना है इन योर ग्राफ पेपर। यू मे राइट 5 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट, 2 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट। ग्राफ पेपर में जो भी लिखे इस डायरेक्शन में आपको एक एरो मार्क खींचना है जो कि 10 यूनिट्स का होगा, तो दैट रिप्रेजेंट्स 10 न्यूटन। ठीक है, ग्राफिक करता हूँ। कहने का मतलब है जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर एक ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है और मान लो कि ये ब्लॉक के ऊपर ग्राफिकली दो वेक्टर को दिखाया गया है। एक तो हुआ ये वाला और दूसरा वाला वेक्टर हुआ ये वाला। क्या आप गेस करके बता सकते हो कि ये दोनों फोर्स अगर आएंगे बॉडी के ऊपर, ये बॉडी किधर को जाएगा, लेफ्ट को जाएगा कि राइट को जाएगा? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा दिख रहा है ना, इसका मैग्नीट्यूड कम दिख रहा है। ग्राफिकली यू अंडरस्टैंड कि इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इधर को ज्यादा फोर्स इधर को कम फोर्स है। सो दे आर फोर्सेस F1 एंड F2, दे आर फोर्सेस F1 एंड F2। ये ब्लॉक किधर को जाएगा? ऑब्वियसली इट विल गो टुवर्ड्स राइट, क्योंकि दिस फोर्स इज लुकिंग बिगर इन लेंथ, है ना, सिंपल सा चीज है। अच्छा, फिर हम लोग देखे थे नंबर 4 में कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। सपोजिंग हम कहेंगे कि ये ऐसा है, सपोज कोई आदमी ऐसे यहां से यहां तक गया, ये हुआ उसका डिस्प्लेसमेंट। वो कुछ ऐसा गया कि दिस लेंथ इज समथिंग लाइक से 60 मीटर और ये लेंथ है 80 मीटर, और वो आदमी गया है डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर का। तो ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको आप ईस्ट कहो, ये नॉर्थ कहो, ठीक है। कंपोनेंट का मतलब हुआ, जैसे अगर कोई पूछेगा आपको वो आदमी कितने दूर गया है, आपको 100 मीटर गया है, इधर को गया है। वो आदमी ईस्ट के तरफ कितना गया है? वो ईस्ट के तरफ तो नहीं गया, वो तो इधर गया। हाँ, इधर जाते जाते ईस्ट के तरफ कितने दूर निकल गया है? इधर जाते जाते ईस्ट की तरफ 60 मीटर निकल गया है। अच्छा, उसी को कहते हैं कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। कहाँ गए थे? कम बैक। आई नो यू हैव गॉन समवेयर एल्स। तो ये ईस्ट की तरफ कितना गया है? 60 मीटर। तो हम कहेंगे व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट? यू से 60 मीटर। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ? 80 मीटर। ठीक है, जब तक आप मूर्ख होकर बोलते रहोगे तब तक बच्चे हो। बोलना बंद हो गया मतलब यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर ओन। क्या खुद सोच लेगा, क्या सोच लेगा, बड़े हो गए मतलब गड़बड़ हो गया। फील फ्री 100%। ये तुम्हारा स्कूल क्लास नहीं है कि कोई डांटेगा, मुर्गी बनो, मुर्गा बनो, अंडा दो, कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। आराम से बैठो और चीज़ों को रिलैक्स सुनो, और उतना रिलैक्स नहीं सुन पाओगे तो फिर याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट दिखाया गया है, अगर आपको मैं पूछता हूँ इस क्वेश्चन में व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड, आप क्या कहोगे? ये डिस्प्लेसमेंट है, इट इज 100 मीटर, सिंपल है। अच्छा, और कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स ईस्ट, हाँ ये 60 मीटर है, और टूवर्ड्स नॉर्थ कहेंगे तो 80 मीटर कहेंगे। अगर मैं गलती से तुमको पूछा कि बताओ टूवर्ड्स साउथ क्या होगा, ये -8 मीटर, तो तुम लोगों को पकड़ में आता है। असलियत में ये जो कंपोनेंट हमको डाटा दिया गया था हम कर लिए। अगर हमें नहीं दिया गया होता तो हम क्या करते, इसका टेल से और इसकी हेड से हम परपेंडिकुलर ईस्ट के ऊपर ड्रॉ करते। ये जो लेंथ यहाँ पे आ रहा है इसको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। मतलब कोई भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट जानना है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर from the head and tail of the vector onto that direction. Whatever you are getting here, projection or shadow, that is what is called the component of the vector in that direction. समझ में आ रहा है? जस्ट समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए मैं आपको छोटा सा चीज पूछूंगा। हमारे पास एक वेक्टर ऐसा है, ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है ये वेक्टर का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ज्यादा है कि कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट ज्यादा है? समझ में आ रहा है? सिंपल सा चीज है, तुम लोग बड़े बच्चे हो, वेरी गुड। तो द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ इज मोर। वेल, फर्दर मोर हम लोग देखे थे कि
मैथमेटिकली कंपोनेंट किसी वेक्टर का किस डायरेक्शन में कैसे निकालते हैं। सपोज ये हमारा कोई एक डायरेक्शन है, ये दूसरा डायरेक्शन है, और पूछा गया कि बताओ ये वेक्टर का कंपोनेंट कितना है। तो आपको मालूम है कि अगर ये वेक्टर f है तो इसका कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में अगर आपको निकालना है तो यू हैव टू draw perpendicular onto that direction. I want to find out the component of f in the direction of east. Fine. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? Somehow I have to find out what is this length, ये length. Suppose ये एंगल थीटा है और आप जानते हो कि this length is nothing but magnitude of f. और आप जानते हो कि in this right angle triangle this is base, this is hypotenuse. Base by hypotenuse is cos theta. So base becomes hypotenuse into cos theta. कहने का मतलब है किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो जस्ट मल्टीप्लाई cos थीटा विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। कुछ टीचर्स cos थीटा sin थीटा करके बताते हैं, मैं बोल रहा हूँ ओनली cos थीटा। ठीक है, एंटायर वीडियो विल बी शेयर माय डियर, कैन वेट। मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ, वीडियो शेयर कर दूंगा, देख लो अभी, क्योंकि फंडामेंटल टूल्स। तो किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो आपको होगे कंपोनेंट इन एनी डायरेक्शन इज f cos थीटा। इसमें थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन f एंड दी प्रिस्क्राइब्ड डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में पूछा गया है। ठीक है, ये सिंपल सबको याद है, कोई नई चीज नहीं है। जैसे मैं अगर कहूं कि यहाँ पे कोई एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, और पूछा गया व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर f इन सम डायरेक्शंस लाइक ये डायरेक्शन में, मान लो ये डायरेक्शन में, मान लो ये डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में कंपोनेंट पूछा गया है। सपोज दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ OA, इन द डायरेक्शन ऑफ OB, इन द डायरेक्शन ऑफ OC। OA का f का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ OA, तो OA के साथ क्या एंगल कर रहे हैं? अल्फा, तो लिखेंगे f cos अल्फा। OB की डायरेक्शन में f cos बीटा, C की डायरेक्शन में f cos। तो आपको चीजें समझ में आ रहा है। हाँ, वो साइन थीटा वाला कंसेप्ट कहाँ से आता है? अगर कोई वेक्टर ऐसा है, ये इसके साथ अल्फा एंगल कर रहा है या फिर थीटा एंगल कर रहा है, तो इसके साथ 90 माइनस थीटा करता है। तो f का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस होता है आपका f cos थीटा, अलोंग y एक्सिस होता है f cos 90 माइनस थीटा, जो कि sin थीटा बनता है। ठीक है, तो ये बनता है sin थीटा, इसीलिए sin थीटा बनता है। लेकिन वो भी रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि आगे आगे हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम जितना भी वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं सारे बोर्ड के ऊपर आ रहा है, वहाँ पर कुछ वेक्टर बोर्ड से निकल के बाहर आएंगे। तो ये दिमाग में मत रखना कि कोई वेक्टर अगर x एक्सिस के साथ 30 डिग्री कर रहा है तो y एक्सिस के साथ 60 डिग्री करेगा, ऐसा नहीं। ये भी हो सकता है कि x एक्सिस y एक्सिस के साथ वो ऐसा कुछ एंगल कर रहा है, दोनों मिलके 90 नहीं है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल फॉर्म ऑफ वेक्टर, इसको आज मैं बता दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये बात हो गया अभी कि कोई वेक्टर अगर x कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज f cos थीटा, तो व्हाट इज द y कंपोनेंट? डोंट से f sin थीटा, इट डिपेंड्स वेयर द वेक्टर इज लाइंग। इफ इट इज इन द xy प्लेन देन ओनली। अगर वो वेक्टर ऐसे होने के बजाय कुछ ऐसा है तो इसके साथ 60 डिग्री कर रहा है तो इसके साथ कोई दूसरा एंगल कर रहा है, ऐसे भी हो सकता है। मोर ओवर हमें और एक चीज याद रखना है कि किसी भी वेक्टर का किसी एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक वेक्टर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? जीरो। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एनी परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज जीरो, ये याद रखना है। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन any perpendicular direction is zero। मैं इतना जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग काफी कुछ चीजें पढ़े हो, नहीं तो पूरा डिटेल्स में जाता। तकलीफ हो रहा है किसी को? कंफर्टेबल? क्योंकि तुम लोग जानते हो काफी कुछ चीजें, मैं खाली याद दिला देता हूँ। तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। फिर देखते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर फॉर्म में किसी वेक्टर को हम कुछ ऐसे लिखते हैं, वेक्टर f इज इक्वल टू f
एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप ऐसे करके लिखते हैं। इसमें वो एफ एक्स क्या है, कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और एफ वाई क्या होता है, कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। जानते हो कि सब कोई, लेकिन थोड़ा उसका प्रॉपर डेफिनेशन के साथ याद रखो। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, जैसे वो आदमी का कंपोनेंट था टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ बोलने से नेगेटिव हो जाता था, एग्जैक्टली दैट वे यू हैव टू कंसीडर द केसेस। और ये जो आई कैप है, ये जो आई कैप है, ये एक सिंबल है, यूनिट वेक्टर कहते हैं, बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, इट इज, इसका मतलब है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये पूरा चीज को ये पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। सिमिलरली जे कैप मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऐसे करके याद रखना। ठीक है, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक वेक्टर है, ये दिखने में कुछ ऐसा है, और ये जो वेक्टर है वो कुछ ऐसा है। सपोज इसका मैग्नीट्यूड दिया है, वेक्टर एफ है, और इसका मैग्नीट्यूड दिया है 20, और ये एंगल दिया है 30 डिग्री। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो फॉर दिस एग्जाम्पल आप एफ एक्स क्या कहोगे, द कंपोनेंट ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एफ का कंपोनेंट देखे तो, हाँ, एफ का कंपोनेंट देखे तो, एफ का कंपोनेंट अगर देखेंगे हम, तो हम कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है कंपोनेंट निकालने के लिए, और ये जो हेड है उसका शेडो यहाँ पे आया, टेल का शेडो यहाँ पे आया, ये कोई एक वेक्टर आपको दिखने लगा। क्या ये इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है? हाँ है, तो एफ एक्स पॉजिटिव होगा, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जैसे वो वेक्टर कंपोनेंट नॉर्थ की तरफ था, नॉर्थ के कंपोनेंट बोलते थे पॉजिटिव लिखते थे, साउथ के कंपोनेंट बोलते थे साउथ के डायरेक्शन में नहीं है इसलिए नेगेटिव लिखते थे। अब तो ये ऑलरेडी एक्स के डायरेक्शन में है, सो वी राइट पॉजिटिव। कितना कंपोनेंट का, तो एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, ए कॉस थीटा। अब एफ हो गया 20 दिया गया है मैग्नीट्यूड, एंड व्हाट एंगल इट इज मेकिंग विथ एक्स एक्सिस, व्हिच इज 60 डिग्री, सो इट इज cos 60, सो एफ एक्स इज 10। समझ में? सिमिलरली अगर हम एफ वाई की बात करें तो, अगर हम बात करेंगे एफ वाई, क्या इसका कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज रियली इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस? ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, तो फिर तो हमें लिखना पड़ेगा एफ वाई क्या है, इट इज अगेन प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। फॉर्मूला तो एक ही है हमारे पास, कोई दूसरा फॉर्मूला है नहीं। अब एफ का मैग्नीट्यूड है 20, क्यों लिखे पॉजिटिव? क्योंकि उसका वाई कंपोनेंट जब निकाल रहे थे, हेड यहाँ पे आ रहा था, टेल यहाँ पे आ रहा था, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, सो वी टुक इट पॉजिटिव। 20 cos, क्या लिखेंगे अक्षय, बता सकते हो क्या है यहाँ पे? एंगल 30 डिग्री, वेरी गुड, सो 30 डिग्री इट इज 10√3। तो जैसे आपको एफ एक्स और एफ वाई मिल गया, आप तुरंत कहोगे कि वेक्टर इज एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप। मतलब आप कहोगे जो वेक्टर है इसको आप लिख सकते हो 10 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड 10√3 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये बन गया आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। यहाँ तक पूरा समझ में आ रहा है? कोई गड़बड़ नहीं है? बहुत बढ़िया। और क्या ऐसे थोड़ा सा आपको चाहिए, उसके बाद चैप्टर में कुछ हम लोग। अच्छा, ये हो गया वेक्टर रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक दो वेक्टर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके मेरे को बताओ। जैसे ये वेक्टर मैं दे रहा हूँ, क्योंकि यही मुझे जरूरत पड़ेगा बार बार मैग्नीट्यूड चैप्टर में, वो वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में आएंगे, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो इसलिए बताना जरूरी है। ये है हमारा एक वेक्टर, आपको बताना है कि ये सारे वेक्टर क्या होंगे। अगर मैं कहूँ कि ये एक वेक्टर है कुछ ऐसा है, ये वेक्टर ए और इसका मैग्नीट्यूड है से 10,
और ये एंगल है 45 डिग्री। ये है वेक्टर B और इसका मैग्नीट्यूड है 18, ये एंगल 30 डिग्री। ये है वेक्टर C, इसका मैग्नीट्यूड है 8 और ये एंगल है 60 डिग्री। ये सारा वेक्टर मुझे रेक्टेंगुलर फॉर्म में चाहिए, फिर मेरे काम बन गया। ये है वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड है 12, वेक्टर D है, एंगल 30 डिग्री। बस कैलकुलेशन आसान होगा बोल के ऐसा ऐसा एंगल्स में दिया हूँ। मुझे ये चारों वेक्टर रेक्टेंगुलर फॉर्म में चाहिए। आप लोग थोड़ा अपना दिमाग पर लगाओ जोर और बताओ आंसर। कर सकते हो ना? हाँ, मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि मैं अभी वेक्टर आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं खाली पुरानी चीज़ें यादें ताज़ा कर रहा हूँ ताकि मैं उसको यूज़ कर पाऊँगा। यूज़ करते वक्त आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको ये सब चीज़ें मालूम है और आपको मालूम है बोल के मुझे मालूम है। हो गया ना? देखो बहुत बढ़िया। कहीं भी किसी को थोड़ा सा भी तकलीफ होगा तो छुपाना मत, बोलना। You are here to learn, not to finish the syllabus. मार्क लाना, सिलेबस खत्म करना वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। जितना सीखेंगे बढ़िया से सीखेंगे, कोई हिला नहीं पाएगा। एक बार सीख गए तो बस। गौरव हो गया? सी, ठीक है, करो। अधिक हो गया? खत्म हो जाना चाहिए ना? हो गया। लेट मी राइट द आंसर्स। नाउ यू चेक अप योर आंसर्स। ए का हो गया 10/√2 और 5√2 आई कैप प्लस 10/√2 जे कैप। आप लोग चेक कर लेना आपका आंसर। बी का हो गया इट इज 9√3 आई कैप माइनस 9 जे कैप। सी का हो गया इट इज -4 आई कैप प्लस 4√3 जे कैप। और डी का हो गया इट इज कमिंग आउट टू बी -6√3 आई कैप माइनस 6 जे कैप। कौन है जिसका सारा सही हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7। देखो न्यू कमर सारा सही किए हैं, बहुत बढ़िया। कौन सा गलत हो गया बेटा? डिड यू गेट वेरी कॉम्पिटेटिव मिस्टेक? समझ में आ गया? तो कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है किसी को? नहीं, आगे बढ़ो। अब ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में पढ़ने से फायदा क्या है? हमें आगे आगे एडिशन की जरूरत पड़ता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का। एडिशन को अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में करेंगे तो हमें चीज़ें याद रखना है।
कि अगर हम ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं तो अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर ऐसा है, ये भी आप लोग जानते हो, इसलिए मैं थोड़ा, कोई न्यू कमर के लिए क्लास तो बड़ा कंफ्यूजिंग होगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप लोग पढ़े हो, इसलिए ये दूसरा वेक्टर है, इसको इसके साथ जोड़ना है। अगर मुझे वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ जोड़ना है तो लॉ कहता है कि, ट्रायंगल लॉ कहता है कि पहले एक वेक्टर को ले लो ग्राफिकली, लेने के बाद उसको आप ऑर्डर में लो दूसरे के साथ। दूसरा वेक्टर ये ऑर्डर में लो, मतलब दूसरा वेक्टर का टेल को पहला वेक्टर का हेड करो, ठीक है। देन यू कनेक्ट फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, जो होता है ए प्लस बी। क्यों होता है, कैसे होता है, सब जानने के लिए वी हैव टू सी द डिटेल वीडियो दैट इज अवेलेबल, जो चाहेंगे हम शेयर कर देंगे, ठीक है। ये सब आप जानते हो, बोल के मैं आगे बढ़ा, ठीक है। अब दो वेक्टर के बीच में अगर हमें एंगल पता करना है तो एंगल कैसे पता करते हैं। सपोज हम कहेंगे ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, और मान लो कि ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है जानने के लिए हम हेड ऑफ द वन वेक्टर से दूसरे हेड डायरेक्शन से दूसरे के हेड डायरेक्शन में जाएंगे। जस्ट मूव फ्रॉम द हेड डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू द हेड डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर, व्हाटएवर एंगल इट स्वीप्स दैट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। जैसे ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल अभी हुआ 60 डिग्री, क्योंकि वेक्टर ए का और बी का, एक का हेड डायरेक्शन, बी का हेड डायरेक्शन ये है, ए का हेड डायरेक्शन ये है, यहाँ से यहाँ पर गए तो 60 डिग्री घूमे। अब बोलोगे सर ऐसे क्यों जाएंगे, ऐसे क्यों नहीं जाएंगे, ऐसे जाओ, यू से 300 डिग्री, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री हुआ। इफ यू अंडरस्टूड देन टेल मी, सपोज हमारे पास एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। क्या ए और बी के बीच में आप एंगल बता सकते हो। ए का हेड डायरेक्शन ये है, बी का हेड डायरेक्शन ये है, एक का हेड डायरेक्शन से दूसरे का हेड डायरेक्शन में जाओ तो 135 डिग्री है। सो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 135 डिग्री। मोreover in this adjoining figure where I have shown here, क्या बता सकते हो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज एक्यूट और ऑब्ट्यूज। क्योंकि हमें कौन सा एंगल देखना है, ए का हेड डायरेक्शन से बी का हेड डायरेक्शन, मतलब ये एंगल विच इज लुकिंग लेस देन 90 डिग्री। समझ में, इन दोनों के बीच में एंगल एक्यूट है। तो चलो मानते हैं कि एंगल अगर थीटा है, तो आप देखोगे कि रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, हम लोग जानते हैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मेरे ख्याल से सबको मालूम है, बताने की कोई जरूरत नहीं है, सबको मालूम था, कोई नई चीज नहीं है। और अगर हमको पूछा गया कि ये r जो है a के साथ क्या एंगल कर रहा है, सपोज अल्फा एंगल कर रहा है, देन हाउ यू राइट tan अल्फा। tan अल्फा इज b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा, ठीक है। सिंपल सा चार्ज है सर, कैसे याद रखेंगे इतना टेढ़ा मेढ़ा फॉर्मूला, कभी ऊपर साइन थीटा है कि कॉस थीटा है, क्या याद नहीं रहता है। क्यों याद रखना है, मैं थोड़ी रट्टा मारता हूँ। आप सोचो ना, आपको tan अल्फा निकालना है, सपोज यू से यू ड्रॉप ए परपेंडिकुलर लाइक दिस, तो अगर ये अगर b है तो ये लेंथ क्या हो गया, b sin थीटा, ये हो गया b cos थीटा, ये b cos थीटा और ये a, इसका मैग्नीट्यूड a है, ये b cos थीटा है, पूरा हो गया a प्लस b cos थीटा, ये b sin थीटा, तो tan अल्फा क्या होगा, दिस बाई दिस, b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। सो सिंपल है ना, इतना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है याद रखने की। तो चीजें हमारा ऐसा निकल गया, ये हो गया ग्राफिकल फॉर्म में हम कैसे ऐड करते हैं। दूसरा हुआ रेक्टेंगुलर फॉर्म में एडिशन करेंगे तो कैसे करेंगे। रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऐड करना काफी आसान है। सपोज आपके पास दिया गया है कोई एक वेक्टर है 12i प्लस 6j, और दूसरा वेक्टर दिया गया है वेक्टर b से समथिंग लाइक से इट इज -4i प्लस से समथिंग लाइक 14 और -14j। तो अगर आपको a प्लस b पूछा गया, यू ऑर्डिनरली ऐड देम, 12 minus 4 is 8i, 6 minus 14 is -8j, तो सीधे सीधे वेक्टर को जोड़ सकते हैं। इट इज सो इजी टू ऐड
इसलिए हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म को यूज करते हैं। आया समझ में? अच्छा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में कोई चीज को जोड़ना आसान है। अब ये चीजें सबको मालूम है कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर है ऐसा जिसका x कंपोनेंट को हम fx कहते हैं और y कंपोनेंट को हम fy कहते हैं, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ऑब्वियसली दिस लेंथ इज द मैग्नीट्यूड, मतलब दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर होल ओवर पाइथागोरस थ्योरम। सो यू से इट इज fy का स्क्वायर प्लस fx का स्क्वायर होल ओवर हो गया मैग्नीट्यूड। कोई वेक्टर अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया है तो हम उसका मैग्नीट्यूड ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा ये है कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर है जो कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे खत्म होता है, ये मुझे काफी जरूरत में आएगा। मान लो कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2। पूछा गया बताओ ये वेक्टर f क्या होगा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। वेल यू नो यू हैव टू फाइंड आउट द x component. X component is a projection of the vector on x axis. This is going to be the x component. But what is this exactly? यहाँ से यहाँ तक है x1, ये x1 है क्योंकि कोऑर्डिनेट दिया है, और ये x2 है, तो ये हो गया x2 minus x1. Similarly, the other component will be y2 minus y1. Remember, it is head minus tail I cap, head minus tail j cap. तो ऐसा कोई एक वेक्टर को हम लिख सकते हैं x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap. ठीक है, ये हुआ एक फायदा। कोई वेक्टर का अगर स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट मालूम है तो यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, अब कोई वेक्टर के पास स्पेसिफिकली क्या चीज है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। कहने का मतलब हुआ कि अगर आपके पास ये कोई एक वेक्टर है, ये वेक्टर और ये वेक्टर में कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है। यहाँ पर आप कितने भी वेक्टर ले लो वो सारे आपको दे आर ऑल इक्वल वेक्टर्स। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डजंट मैटर फॉर ए वेक्टर। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जरूरत में आएगा जब हम फोर्स की बात करेंगे, मोमेंट की बात करेंगे, पर फिलहाल वेक्टर क्या है, वेक्टर इज सेम। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को हम लोग दूसरे तरीके से समझाएंगे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है कि व्हाट इट मीन्स बाय ये पोजीशन वेक्टर। जो हमें बार बार जरूरत पड़ेगा पोजीशन वेक्टर, मोमेंट निकालने के लिए r क्रॉस f करेंगे, r विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये जो पोजीशन वेक्टर है भाई, ये पोजीशन वेक्टर है ऐसा कि मान लो कोई एक पॉइंट है x y, पूछा गया इसका पोजीशन वेक्टर क्या है। सिंपल है, यू हैव टू जस्ट ड्रॉ ए वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। नॉर्मली पूछा गया इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, तो विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस लेंगे। व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए, तो ए से इसको जोड़ेंगे, जो होगा वही देखेंगे। समझ में आ रहा है? तो पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, हम जानते हैं कि ओरिजिन है तो ये 0 0 हुआ, ये xy हुआ। तो अगर इस पॉइंट को हम कहते हैं ए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आप लोगों की फटाफट बता सकते हो क्या हो जाएगा, हेड माइनस टेल आई कैप, हेड माइनस टेल जे कैप, x माइनस 0 आई कैप, x माइनस y माइनस 0 जे कैप। है कि नहीं? हो गया। तो किसी भी पॉइंट पोजीशन वेक्टर ए का हो गया x i कैप प्लस y j कैप, ये मुझे जरूरत पड़ेगा। हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। एक चार्ज इधर रखा है, एक चार्ज इधर रखा है, ये चार्ज के ऊपर ये चार्ज कितना फोर्स दे रहा है, तो ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, उस पोजीशन वेक्टर से पता चलेगा। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। है कि नहीं? पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट ओवर gives you distance of this point from origin. Position vector क्या represent करता है, the displacement of the point with respect to origin. समझ में? छोटी छोटी चीजें हैं, सब चीज लिखने की क्या जरूरत है, मालूम है ना? ठीक है। अब यहाँ पर आता है, थोड़ा सा बताना चाहूंगा ऑर्थोगोनल फॉर्म। जिसमें हम किसी एक वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, fx i कैप, fy j कैप, fz k कैप एंड द
मीनिंग्स एज पर द सिंबल्स। fx का मतलब कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, fy इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, fz इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है ना। और यहाँ पे भी वही होता है कि अगर हमें पूछा गया f का मैग्नीट्यूड क्या है तो हम कहेंगे fx का स्क्वायर, fy का स्क्वायर, fz का स्क्वायर और होल डबल लाइक दिस। समझ में आ रहा? और सपोज हम ये नहीं कहेंगे कि कोई वेक्टर मान लो कि ये है हमारा y एक्सिस, ये है x एक्सिस। कोई वेक्टर अगर ऐसा है, ये अगर इसके साथ 20 डिग्री कर रहा है तो इसके साथ 70 डिग्री कर रहा है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। लेकिन अगर कोई वेक्टर x एक्सिस के साथ कुछ ऐसा एंगल कर रहा है, वेक्टर इज नॉट इन द xy प्लेन, दिस समथिंग लाइक दिस। अब हो सकता है कि द वेक्टर इज मेकिंग 90 डिग्री विथ y एक्सिस बट सम अदर एंगल विथ x एक्सिस, ऐसे तो हो सकता है कि नहीं। तो x एक्सिस और y एक्सिस के साथ कोई वेक्टर कितना एंगल कर रहा है उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, अनलेस अनटिल द वेक्टर इज लाइंग इन द xy प्लेन, इफ इट इज इन द xy प्लेन। अदरवाइज कैसे निकालेंगे? अगर xy प्लेन में नहीं है कोई वेक्टर x एक्सिस के साथ y एक्सिस के साथ इतना एंगल कर रहा है तो z एक्सिस के साथ कितना एंगल करेगा, है ना। तो उस चीज़ को थोड़ा सा लिख लेंगे, हमें जरूरत पड़ेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। इफ f makes alpha, beta, gamma angle with positive x, y and z axis, then fx के बारे में आप क्या कहोगे? वो x एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है? अल्फा एंगल। वेक्टर है f तो लिखेंगे a cos अल्फा, लिखेंगे नहीं लिखेंगे? y एक्सिस के साथ अगर बीटा एंगल कर रहा है तो fy को क्या लिखेंगे तनीषा? हाँ क्या लिखेंगे? a y एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है? ये बीटा एंगल कर रहा है, सो सिंपल, f cos बीटा। और ये z एक्सिस के साथ बन जाएगा a cos गामा। सॉरी, आया? तो कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है और हर एक एक्सिस के साथ कितना कितना एंगल कर रहा है मालूम है तो हम ये लिख सकते हैं। फर्दरमोर आई वांट टू मेक यूज ऑफ दिस इक्वेशन। हम कहेंगे, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ f का स्क्वायर इज f cos अल्फा का स्क्वायर, fx का स्क्वायर, ये था ना fx का स्क्वायर, तो f cos अल्फा का स्क्वायर तो f स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली f स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, सिमिलरली f स्क्वायर सॉरी अल्फा cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर बीटा, f स्क्वायर cos स्क्वायर गामा। तो यहाँ से क्या पता चला? ये f स्क्वायर कॉमन जाएंगे, इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिलेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। मतलब कोई वेक्टर अगर x एक्सिस और y एक्सिस के साथ क्या क्या एंगल कर रहा है मालूम है तो z एक्सिस के साथ क्या एंगल करेगा हम पता कर सकते हैं, है ना। ये रिलेशन भी हमें आया, रिलेशंस बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। ऑर्थोगोनल फॉर्म आ गया, हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गया, एडिशंस आ गया, सब्ट्रैक्शन तो आते होंगे, थोड़ा सा बता देते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अगर हमें वेक्टर a माइनस वेक्टर b निकालना है तो क्योंकि हमें एडिशन आता है हम कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस माइनस b। और अगर हमें दिया गया है कि ये है वेक्टर a सपोज, और माइनस करने के लिए दिया गया है ये है वेक्टर b सपोज, तो आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हो। कैसे? a तो a ही रहा और माइनस b करने की जगह मैं इसको प्लस माइनस b कर सकता हूँ, ऐसे ये हो गया माइनस b, क्योंकि अगर ये वेक्टर b है तो ये वेक्टर माइनस b। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो या इससे इसको जोड़ो, बात एक ही हो गया। एंड यू नो ट्रायंगल लॉ, सो यू गो अकॉर्डिंगली, यू गो फॉर वेक्टर a, यू गो फॉर वेक्टर b, वेक्टर माइनस b, वेक्टर माइनस b
अब a के साथ अगर मैं माइनस बी को जोड़ूंगा तो जो मिलेगा वो होगा a माइनस बी एंड दैट इज समथिंग लाइक दिस. दिस इज वेक्टर d. डिफरेंस वेक्टर ये होता है a प्लस माइनस बी और a माइनस बी, है ना. ये भी सबको मालूम है, कोई नई चीज नहीं है. रौनक भूल गया था लेकिन याद आ गया, है नहीं. मैं जानता, भूला नहीं था. तो बोलता इसका फॉर्मूला क्या होगा डी का मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड ऑफ डी का क्या फॉर्मूला था. a square plus b square minus 2ab cos square theta. कॉस थीटा. Cos उसके थोड़ा यदि में आ गया, ठीक है, राइट, चलेगा, बढ़िया. भूलते नहीं है, समझ गए तो कहाँ भूलेंगे. मैं तो मजाक कर रहा. तो यहाँ पे हम अगर निकालेंगे d का मैग्नीट्यूड तो ये मिलता है जैसे रिजल्टेंट का होता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का होल रूट ओवर. ये हो गया फॉर्मूला. छोड़ दो लगता है. वाह, ये सब चीजें सबको मालूम है वेक्टर का. क्या मैं मान के चलूं कि आपको वेक्टर का सारा चीज समझ में आता है. हाँ, तो ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे रिगार्डिंग फोर्सेस. हम देखें कि फोर्स को हम लोग बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. नहीं, एक तो था पहले, सबसे पहला बेसिक डिवीजन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. दुनिया में जितने किस्म की फोर्सेस है उनको हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक तो हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. कोई भी फोर्स आप जानते हो, सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. मैं एक उंगली से दूसरा उंगली को दबा रहा हूँ, कुछ फोर्स दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है. फ्रिक्शनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है. ऑफ थ्रस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों है? क्योंकि व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर कमिंग क्लोज देयर इज ए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, द न्यूक्लियस ऑफ वन मॉलिक्यूल, न्यूक्लियस ऑफ द अदर मॉलिक्यूल एंड द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड. तो सारे के सारे फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है. सिर्फ एक ही फोर्स है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स. दुनिया में सिर्फ दो ही किस्म की फोर्स है, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. समझ में? चाहे वो न्यूक्लियर फोर्स हो, फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस हो, बिटवीन टू मैग्नेट्स हो, पुशिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स, टेंशन इन ए थ्रेड, फ्रिक्शन, बॉन्ड फोर्स, एनी विस्कस फोर्स, डैम्पिंग फोर्स, ऑल फोर्सेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. में बार बार इसको इंसिस्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक बार क्वेश्चन में आ चुका है. फाइंड द ऑड मैन आउट करके 4 तो फोर्स दे दिया था. फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए बॉडी, सेंट्रिपिटल फोर्स ऑन ए बॉडी, बॉन्ड फोर्स ऑन ए बॉडी एंड द वेट ऑफ ए बॉडी. तो इसमें वेट ऑफ द बॉडी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. इसको छोड़ के बाकी सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है. ठीक है, तो बेसिकली चीजें आपको मालूम है. ग्रेविटेशनल फोर्स. फिर हम लोग पढ़े थे फोर्सेस को और दो कैटेगरी में, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स किसको कहते हैं? व्हेन टू बॉडीज फिजिकली टच ईच अदर एंड एक्सर्ट फोर्सेस ऑन टू ईच अदर, कॉन्टैक्ट फोर्स. बिना टच किए कोई फोर्स दिया तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. जैसे आपका फ्रिक्शनल फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स वेट ऑफ ए बॉडी, सिंपल सा चीज है, सिर्फ समझाना है कि क्या चीज है. ये वेट ऑफ ए बॉडी एंड इधर फ्रिक्शन. अच्छा, तीसरा हम लोग देखे थे फोर्स को बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड. बैलेंस्ड फोर्स कब कहेंगे? When the resultant of the forces is equal to 0. रिजल्टेंट निकालो तो 0 होगा. रिजल्टेंट 0 नहीं हुआ तो अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस इज 0 मींस अगर सारा वेक्टर को ट्रायंगल लॉ से या फिर एडिशन थ्रू रेक्टेंगुलर फॉर्म करके जोड़ेंगे, कैसे भी करके जोड़ेंगे तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा, 0 हो जाएगा. समझ में आ रहा है? तो बैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब हुआ नेट फोर्स इज 0 एंड हियर नेट फोर्स
इज नॉट जीरो। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, क्या आप कहोगे कि ये दोनों फोर्स बैलेंस्ड फोर्स, दिस इज ए बॉडी वेयर बैलेंस्ड फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, क्या नेट फोर्स बॉडी के ऊपर जीरो है? ये सर नो, Yes, sir. व्हाई नो? फोर्सेस को देखो कहाँ लग रहा है, उससे क्या मतलब है? फोर्सेस आर वेक्टर्स, तो ये वेक्टर इधर को 10 न्यूटन है, ये वेक्टर इधर को 10 न्यूटन है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस? जीरो। सर ये तो घूम रहा है, वो मैं बोला क्या नेट फोर्स जीरो होने से कोई बॉडी नहीं घूमेगा? ऐसे नहीं बोला, कुछ बात अलग है, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। न्यूटन फर्स्ट लॉ भी एनालिसिस किए हैं कि बैलेंस फोर्सेस में भी बॉडी कैसे मूव करता है। नेट फोर्स जीरो होगा तब भी बॉडी मूव करता है, स्विच ऑन करते हैं, पंखा चलता है, कोई फोर्स नहीं दिए, क्यों होता है वो सब देखेंगे हम लोग, देखेंगे वो सब चीज़ों को। फिलहाल दिस इज बैलेंस फोर्स में आएगा क्योंकि नेट फोर्स इज जीरो। समझ में आ रहा है क्या? और अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक डंडा रखा है, सपोज मान लो कि ये कोई डंडा रखा है और ये डंडे के ऊपर कुछ फोर्सेस आ रहे हैं, एक फोर्स आया 6 न्यूटन का, एक फोर्स आया 4 न्यूटन का और एक फोर्स आया 10 न्यूटन का, क्या ये बैलेंस फोर्स है कि नॉन बैलेंस फोर्स है? बैलेंस फोर्स। ये सब फोर्स है, अपोजिट फोर्स है, तो बैलेंस फोर्स हो गया नेट फोर्स, तो ये दोनों बैलेंस फोर्स है, तो ये बैलेंस फोर्सेस व्हेन द नेट फोर्स इज कमिंग जीरो। नहीं हुआ तो हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। फिर से हम लोग कैटेगराइज किए थे फोर्स को एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगा हमें, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स किसको कहते हैं, इंटरनल फोर्स किसको कहते हैं? हाँ, इंटरनल जो अंदर से होता है। नहीं, तेरे को टीचर मारे तो एक्सटर्नल प्रॉब्लम, पेट खराब हुआ तो इंटरनल प्रॉब्लम, नहीं ऐसा, ठीक है, यू आर करेक्टली अंडरस्टैंडिंग। बट देन थोड़ा लैंग्वेज में देखेंगे तो जब भी कोई फोर्स एक्शन में आता है, दो चीज़ों की जरूरत पड़ता है, एक बनता है एजेंट जो फोर्स लगाएगा, एक होता है ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स लगेगा। अगर एजेंट ऑब्जेक्ट की बाउंड्री के बाहर है तो फोर्स इज एक्सटर्नल। एजेंट अगर जो फोर्स लगा रहा है वो ऑब्जेक्ट की बाउंड्री के बाहर है, जैसे ये आदमी ये डंडा ब्लॉक रखा हुआ है, ये आदमी को क्या मन किया, क्या मालूम, कोचिंग वोचिंग नहीं गया, आके इसको ढकेलने लगा, ठीक है। अब ये एजेंट जो है ऑब्जेक्ट के बाहर है तो फोर्स दे रहा है एक्सटर्नल फोर्स, और अंदर हो तो ये ढकेलेगा, तो जैसे मान लो ये हो गया, ये आदमी अंदर बैठा हुआ था, कुछ तकलीफ हुआ उसको, बोला ढकेलते हैं, चलेगा, तो ये हो गया इंटरनल फोर्स। समझ में कितना सिंपल है लैंग्वेज में। लेकिन कभी कभार लगता है कि फोर्स नहीं बदलेगा, एजेंट नहीं बदलेगा, फिर भी फोर्स का एडजेक्टिव बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल, जस्ट मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ नहीं बदलेगा फिर भी आपको होगा कि फोर्स का एडजेक्टिव बदल गया। जैसे मान लो कि एक ट्रक है, अब ये ट्रक के ऊपर कोई आदमी खड़ा है और ये ढकेल रहा है, एक्सटर्नल फोर्स दे रहा है कि इंटरनल फोर्स दे रहा है? ऑब्जेक्ट कौन है? ट्रक, उसके बाहर है, एक्सटर्नल फोर्स। मेरे को मन किया, मैं क्या किया, इसके ऊपर एक पर्दा ढाक दिया, अभी एक्सटर्नल फोर्स हुआ कि इंटरनल फोर्स हुआ? मतलब फोर्स का एडजेक्टिव तुरंत बदल गया डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम। ना एजेंट बदला, ना फोर्स बदला, ना ऑब्जेक्ट बदला, तो उससे कुछ मतलब बदलता है क्या? हाँ, मतलब बनता है, काफी मतलब बनता है। मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल फोर्स कोई दे रहा है बॉडी के ऊपर, वो बैलेंस्ड हो सकता है, अनबैलेंस्ड हो सकता है, जबकि जो इंटरनल फोर्स है वो हरदम बैलेंस्ड ही होता है, वो अनबैलेंस्ड हो ही नहीं सकता। जैसे ये आदमी ये ट्रक को इधर से पुश कर रहा है, पाँव से भी तो पुश कर रहा है, उसको मान लो पाँव के नीचे तेल डाल देंगे, बोलेंगे पुश करो, तो जैसे पुश करेगा खुद फिसल जाएगा। मतलब वो पाँव से इधर को पुश कर रहा है, हाथ से उधर को पुश कर रहा है, जितने जोर से पाँव से इधर को पुश करेगा, क्योंकि आदमी रेस्ट में है। अगर ये आदमी अगर रेस्ट में है, ये पर बैठा हुआ है आदमी, ये आदमी अगर रेस्ट में है, क्यों रेस्ट में है भाई? ये वॉल को पुश कर रहा है तो वॉल इसको पुश कर रहा है, ये फ्लोर को इधर को पुश कर रहा है तो फ्लोर इसको पुश कर रहा है, ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए तो रेस्ट में है कि नहीं? इसका मतलब ये ट्रक के ऊपर पीछे की तरफ जितना फोर्स दे रहा है, आगे के ऊपर उतना फोर्स दे रहा है, नेट फोर्स जीरो। तो जब ये ढक्कन नहीं है तब क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फोर्स इज बैलेंस्ड। समझ में आया क्या? ढक दिए तो इंटरनल फोर्स ऑलरेडी बैलेंस्ड। समझ में आया क्या? इंटरनल फोर्स एकदम बैलेंस्ड होता है। अब सपोज हम केस बदल देते हैं और हम कहते हैं कि ये जो आदमी है ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, सुपरमैन है। ये सुपरमैन करा क्या? ये आके ऐसे, ये अब सुपरमैन उड़ते उड़ते ढकेल रहा है। अब ये कौन सा फोर्स हुआ?
एक्सटर्नल फोर्स तो एक्सटर्नल फोर्स का कैसे पुश कर रहा है, इधर को पुश कर रहा है ना, तो क्या है, बैलेंस्ड है? नहीं, अनबैलेंस्ड है। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, ये था एक्सटर्नल बैलेंस्ड फोर्स, ढक्कन लगा दिए, इंटरनल फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब इसको ढक्कन लगा के देखिए, अभी एक्सटर्नल फोर्स की इंटरनल फोर्स, इंटरनल बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है? कैसे बैलेंस हो गया भाई, ये तो एक ही फोर्स दे रहा है। नहीं, वो एयर को ढकेल रहा है, पीछे ढकेल रहा है ना, वो एयर आके इसको ढकेल रहा होगा, आर यू गेटिंग? ये एयर ये पर्दा को ढकेल रहा है, सेल को ढकेल रहा है इधर, तो ये हवा फेंक रहा है पीछे, हाथ से पुश कर रहा है आगे, है कि नहीं? तो दोनों तरफ बराबर फोर्स लगा रहा है, अगेन इट बिकम्स ए बैलेंस्ड फोर्स। इंटरनल हुआ मतलब बैलेंस्ड हो जाएगा, इंटरनल नहीं है तो बैलेंस्ड हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड, if your body is at rest it will remain at rest, है ना। अच्छा ठीक है, अब जब हम किसी फोर्स का इफेक्ट किसी बॉडी के ऊपर देखना चाहेंगे, यू वांट टू नो द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी, ऑब्वियसली इट इज मैटर टू इट्स मैग्नीट्यूड कितना है, डायरेक्शन कितना है, और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कौन सा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कहां पर फोर्स आ रहा है, नहीं फोर्स कितना आ रहा है, किस डायरेक्शन में आ रहा है और कहाँ पे आ रहा है, और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी फोर्स का इफेक्ट को किसी बॉडी के ऊपर जानने के लिए। मान लो तुम्हारे बगल वाले बच्चे को थोड़ा सा ऐसे पुश कर दो, वो जाके टीचर मेरे को पुश कर दिया कितने 2 डाइंस में, टीचर तेरे को तो थप्पड़ मार के 2 डाइन में पुश किया, तू कंप्लेन कर रहा है, नहीं, क्योंकि फोर्स काफ़ी छोटा है, बट सपोज उतना ही फोर्स तुम्हारे आँख में लगा दिया तो कहाँ पे पुश किया, आँख में, तो मारो थप्पड़ इसको, आँख में मारा है कि नहीं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैटर्स। जैसे ये कोई एक डंडा है, ये डंडे के ऊपर अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ, या फिर यहाँ पे लगाता हूँ, या फिर यहाँ पे लगाता हूँ, अकॉर्डिंगली ये डंडा या तो कुछ ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा, इसका मोशन बदल जाएगा। सो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑल टुगेदर, ऑल दिस 3 डिसाइड द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी, है ना। तो नहीं सर, बीच बीच में भागो मत, भाग जाते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो फोर्स का हम लोग ढेर सारे इफेक्ट देखें, न्यूटन्स लॉ भी तो देखें, समझें। न्यूटन्स लॉ सबको याद है ना, बिना एक्सटर्नल फोर्स का हाउ कम ए बॉडी एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग, समझे हो ना, याद है कि भूल गए? कोई बॉडी रखा है, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई बम रखा है, अब इस बम को मैंने कुछ आग लगाया, आप किसी के भी पीछे आग लगाओ तो भागेगा, ये भागा भूम करके उड़ गया, आई डिडंट गिव एनी एक्सटर्नल फोर्स, तो ये बॉडी उड़ गया। लॉ कहता है जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं दोगे कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, तो बॉडी रेस्ट में नहीं रहा, उड़ गया। बताया तो लॉजिक क्या था, रीजन क्या था, हाँ क्या था गौरव, भूल गए? अच्छा गौरव भाई, तो तेरा नाम तो भूल गया, अरे मेरे को नाम मत पूछो, मैं फंस जाता हूँ। कल परसों किसी पार्टी में गया, हुआ के बोलते सर मेरे को पहचानते हैं, मैं हाँ तुम्हारा डीएनए रिपोर्ट दो, हम पहचाने, कितने बच्चों को पढ़ा रहे, कितना नाम याद रहेगा ना, बोल दे। अरे वही पूछ रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिए फिर ये कैसे मूव कर गया, या फिर जैसे मान लो कि कोई बॉडी ऐसे रेस्ट में है, मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगाया, यहाँ पे एक फोर्स लगाया, दिस इज बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। लॉ कहता है जब तक unless until external unbalanced force is applied, if a body is at rest it will remain at rest, लेकिन ये तो बैलेंस्ड है, क्या ये रेस्ट में रहेगा तो मूव करेगा नहीं। एंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई बॉडी के ऊपर जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ये डंडा रखा हुआ था, मैंने किक लगा दिया, क्या ये डंडा ऐसे जाएगा, नहीं ये तो घूमते घूमते जाएगा। हाउ यू जस्टिफाई द लॉ, हाँ सेंटर ऑफ मास, इसमें लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस। Point mass means a point where the total mass can be assumed to be concentrated. So that is what you call as, otherwise as the center of mass. As long as no external unbalanced force is applied on a body or system of masses, the center of mass of the body or the system remains in its state of rest or motion. आपने धक्का देगा ये घूमेगा, लेकिन not the center of mass, ये मूव नहीं करने वाला, वही रहेगा। बम एक्सप्लोर करेगा, parts will fall either and either, but when you find the location of the center mass of the distributed mass system, you will find it is there where the bomb was. समझ में आ रहा है ना?
हर केस में वही होगा। इसको आप धक्का दोगे ये घूमते घूमते जाएगा, बट देखोगे कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो हरदम स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, जबकि डंडा घूम रहा है। इज टॉकिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास। हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, काफी चीजें उसमें देखे थे। ये चीज है। तो लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी हमें समझ में आ गया। फिर हम लोग देखे थे रिगार्डिंग सेकेंड लॉ। पहला क्लास है, थोड़ा सा ब्रीफ कर देने से। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता था कि व्हेनेवर एक्सटर्नल और बैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, तो क्या होता है, क्या होता है, बोलो। स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन चेंज होता है। अब तो है फर्स्ट लॉ से पहले बोल चुके हैं, बोले हैं कि जब तक नहीं डालोगे स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बदलेगा नहीं। अगर डालेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, तो क्या होगा, द बॉडी विल अंडरगो चेंज इन मोमेंटम। डोंट से एक्सीलरेशन, फोर्स आने से बॉडी एक्सीलरेट करेगा, नेवर से लाइक दिस। फोर्स आएगा तभी बॉडी एक्सीलरेट करेगा, कोई जरूरी नहीं, बट मोमेंटम तो पक्का बदलेगा। तो फोर्स कॉजेस चेंज इन मोमेंटम एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना जल्दी जल्दी मोमेंटम बदल रहा है। ज़्यादा फोर्स देंगे तो जल्दी जल्दी बदलेगा, कम फोर्स देंगे तो धीरे धीरे बदलेगा। जैसे अगर हम कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पर एक बॉडी है, ये एक दूसरा सर्किल है, सपोज देयर आर टू मासेस, ये m है, ये भी m है, और दोनों बराबर स्पीड में घूम रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हो किसका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा है, ए का कि बी का? मोमेंटम इज चेंजिंग एट ए फास्टर रेट इन विच केस? ए का केस में मोमेंटम तो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन जल्दी जल्दी बदल रहा है, इसका डायरेक्शन धीरे धीरे बदल, इतना दूर आएगा तभी जाके बदलेगा। ये यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जितना समय लेगा, ये यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ज्यादा समय लेगा, क्योंकि उतना ही स्पीड है, ज्यादा दूर है। तो ये काफी देर में अपना डायरेक्शन रिवर्स करता है, ये फटाक से अपना डायरेक्शन रिवर्स करता है, मतलब मोमेंटम का डायरेक्शन जल्दी जल्दी बदल रहा है। दैट मींस द फोर्स ऑन ए इज मोर और फोर्स ऑन बी इज मोर, ए इज मोर, क्योंकि इसका मोमेंटम जल्दी जल्दी बदल रहा है। ए के ऊपर ज्यादा फोर्स है, बी के ऊपर कम फोर्स है। हम लोग सारे चीज किए, तुम लोग भूल जाते तो फिर डबल फिसल लेंगे हम, याद है ना? अरे यार ऐसे क्या, याद है ना? हाँ, नहीं तो फिर फीस मांग लेंगे उल्टा। ये तो सारा चीज बता समझ में आया? फोर्स रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, हमें मालूम है कि मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन द मास एंड वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करता है? डज इट डिपेंड अपॉन मास एंड वेलोसिटी? नो, change in momentum does not depend upon mass and velocity. Depends on what force is acting, how long it is acting. Product of force and time. It is given by force into time. समझ में? मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा है 5 kg का, और यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है से 2 kg का, और पता चला है दोनों ब्लॉक को मैं ढकेलते हुए ले लिया और यहाँ पर लाके टकराया। मान लो कि ये फोर्स हो गया 20 न्यूटन, ये फोर्स हो गया 20 न्यूटन। क्या बता सकते हो जब दोनों को ढकेल के यहाँ तक लेके आऊँगा किसका चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा होगा, 5 kg का कि 2 kg का? बिकॉज चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इंटू टाइम। फोर्स तो बराबर है, किसको ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पहुँचने के लिए? तो इट टेक्स मोर टाइम, सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ 5 kg विल बी मोर। समझ में आ रहा है? तो इधर 5 kg का चेंज इन मोमेंटम विल बी मोर देन चेंज इन मोमेंटम ऑफ 2 kg। समझ में आ रहा है? चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम, ये समझ में आना जरूरी है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें बता दी। मैं सोच रहा था स्लो हो जाऊंगा, तुम लोग अच्छा हाँ जी करते हो, लेकिन अभी तक मुझे ये मालूम नहीं है सचमुच हाँ जी कर रहे हो कि हमें खुश करने की कोशिश करो, बाद में खुद रहोगे। क्या सबको सब कुछ समझ में आया? इसके ऊपर जो भी पढ़ाया पूछने से क्वेश्चंस बता सकते हो आप लोग? ठीक, तो हमें ये भी पता चल गया हमने फोर्स के कितने सारे चीजें देखी। हम लोग फ्रिक्शन भी देख लिए, नहीं फ्रिक्शन तो समझ में आया है। वर्क एनर्जी पावर देखें, याद है जो चीजें स्पेशल चीजें बताए थे? स्पेशल कुछ नहीं बताया। अच्छा, तो स्पेशल कैसे पता चलेगा? जब डेली खाते हो तो पता नहीं चलता स्पेशल क्या है। एक दिन कुछ स्पेशल बनता है तो बनता है स्पेशल नहीं, और डेली वो बनेगा तो स्पेशल कैसे बनता है? जैसे छोटे छोटे चीज
क्योंकि पहला क्लास है, हमारे पास समय भी है। वर्क, जो चीज़ें मुझे चाहिए, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में वो आएगा ना, कोई चार्ज मूव कर रहा है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में कुछ फोर्स आ रहा है, बड़ी तो वार्डन वगैरह, वो जानने के लिए थोड़ा थोड़ा कंसेप्चुअल चीज़ें देख लेते हैं, देखेंगे। वर्क का क्या फॉर्मूला था? इट वाज, हाँ, F डॉट S, ऐसे था। इसमें S क्या था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ये डिस्प्लेसमेंट हर कोई बोलता है, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कोई नहीं बोलता है। कहां पर फोर्स आ रहा है, और क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स कहां पे आ रहा है? कहने का मतलब है कि अगर ये कोई एक डंडा है और इस डंडे को मैंने कुछ यहाँ से पुश किया, पुश करने के कारण डंडा इस पोजीशन में आ गया, मुझे पूछा गया व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स, देन आई हैव टू गो फॉर F डॉट S, जिसमें S होगा ये वाला पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है, F डॉट S, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर W हो गया F डॉट S। दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखे थे कि W इज Fs cos थीटा, इसमें थीटा वाज एंगल बिटवीन F and S, that everyone knows, you can find out, और this was otherwise understood as force into displacement in direction of force। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोजिंग हमारे पास कोई एक इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन का सपोज डायमेंशंस दिया गया है, ये A है, ये B है और ये C है, देयर इज ए रिलेशन बिटवीन देम। ऑफ कोर्स सपोज कोई एक ब्लॉक को कोई एक फोर्स F1 और कोई एक फोर्स F2 खींचने लगे और एक ब्लॉक का मास m है, तो P से Q तक लेने में फॉर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P to Q, वर्क डन बाय F1, क्या कहेंगे? जब ब्लॉक को ढकेल के P से Q तक लेंगे, फॉर्मूला क्या था? F इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हम ऐसे ढकेल रहे थे और ये चढ़ रहा था, तो इधर को कितना गए? C, सो यू सी इट इज F1 C, याद है? वर्क डन बाय F2 क्या हो जाएगा? ये F2 है, वर्क डन बाय F2, F2 के डायरेक्शन में कितना गए? A, तो इट इज F2 A। अच्छा, वर्क डन बाय mg अगर कोई पूछेगा तो जब इसको पुश करके यहाँ से यहाँ तक ले, तो mg के डायरेक्शन में कितना गए? mg तो नीचे की तरफ है, हम तो गए ऊपर, कितना गए? b, ऊपर की तरफ b, मतलब नीचे की तरफ माइनस b, सो इट इज माइनस mg b। तो ये वर्क डन का तरीका आपको मालूम है। व्हेन इट इज ए कांस्टेंट फोर्स, व्हेन इट इज ए वेरिएबल फोर्स, मैं बताया था फोर्स अगर वेरिएबल है, लीनियरली वेरिएबल फोर्स, लीनियरली वेरिएबल फोर्स के लिए मान लो कि हम कहेंगे दी फोर्स वेराइज विद द डिस्प्लेसमेंट विथ समथिंग लाइक दिस, लीनियरली वेरी कर रहा है। व्हाट आर द एरिया अंडर द डायग्राम रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स द वर्क डन। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, तो ये जो एरिया है, दिस एरिया रिप्रेजेंट्स द वर्क डन। अगर हम कहेंगे शुरू में फोर्स था F1, बाद में फोर्स था F2 और ये x1, मान लो ये x2, तो आप कहोगे वर्क डन का क्या फॉर्मूला था? एरिया अंडर द डायग्राम। एरिया अंडर द डायग्राम कितना है? ट्रेपेजियम का एरिया है, तो हाफ स्मॉलर साइड, लार्जर साइड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, लीनियरली वेरी करेगा, तो ऐसे कर सकते थे। इसका मतलब क्या था? मतलब था मिनिमम फोर्स मैक्सिमम फोर्स बाय 2, मतलब मीन फोर्स। तो वी इंटरप्रेटेड दिस एज मीन फोर्स इनटू ये क्या था? x इक्वल टू x1 x इक्वल टू x2, मतलब डिस्प्लेसमेंट। So when the force is linearly varying with the displacement, we calculate the work done by this. कोई भी चीज में कंफ्यूजन हो रहा है तो वीडियोज आर अवेलेबल, you will get it if you want. तो ये हो गया तरीका। इसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट किए थे किसी न्यूमेरिकल में? जैसे अगर हम कहेंगे
ये कोई एक टेबल है और इस टेबल पे कोई एक चेन रखा हुआ है और ये चेन का मान लो कि ये चेन का लेंथ L/3 है और इधर का लेंथ 12/3 है, टोटल मास m है। पूछा है कि इसको अगर हम खींच के ऊपर उठा देंगे, व्हाट विल बी द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, व्हाट इज द टोटल वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन पुलिंग द चेन ऑन टू द टेबल। चेन को खींच के टेबल के ऊपर ले आएंगे तो वर्क विल बी डन बाय ग्रेविटी और अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी तो नीचे खींच रहा है, उसके अगेंस्ट कितना वर्क होगा। हम देख रहे हैं कि जितना झूलेगा उतना ही फोर्स आएगा, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स घटने लगेगा, वो भी लिनियरली, ये आधा हो जाएगा तो फोर्स भी आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फोर्स है दैट इज द वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट व्हिच इज लिनियरली वेरिंग विद द डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये अगर आधा उठ जाएगा तो फोर्स भी आधा हो जाएगा। तो ये केस है जिसमें फोर्स इज लिनियरली वेरिंग विद द डिस्प्लेसमेंट। तो पहले देखना पड़ेगा हमें इनिशियली क्या फोर्स लगा रहा है ग्रेविटी, इसका वेट, तो पूरा का मास m है, इसका मास m/3 है, तो वेट हो गया mg/3। जब पूरा खींच लिए ऊपर, पूरा चला गया था और कोई झूलने वाला पार्ट नहीं, तो हो गया 0। निकालो मीन फोर्स, क्या हो गया F1 प्लस F2/2 इज कमिंग आउट टू बी mg/6। क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट, खींचे हैं इसको L/3 पूरा ऊपर। सो व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, mg/6 इनटू L/3, इट इज mgL/8। क्या याद आ रहा है चीजें, आ रहा है, बताए थे नहीं बताए थे चीजें, समझ में आ रहा है। व्हेन द फोर्स इज लिनियरली वेरिंग, कोई इंडिकेशन नोटेशन की जरूरत नहीं, फंडामेंटल यू कैन फाइंड आउट द थिंग्स। सोचो और बताओ, अगर इसको खींच के हम नीचे ले आएंगे, टेबल से बाहर निकालेंगे, व्हाट विल बी वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो शुरू में ग्रेविटी कितने जोर से खींचा, mg/3। जब पूरा खींच लिए कितना आ गया, पूरा आ गया mg। मीन फोर्स mg प्लस mg/3 दैट डिवाइड बाय 2। क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2L/3, खत्म कहानी। मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क डन। समझ में आया। आप लोग कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हाँ, तो पहला क्लास है, कितने सारा चीज पढ़ा है, उतना स्पीड में नहीं पढ़ाऊंगा, डरो मत। अगले क्लास है थिंग्स विल बी गोइंग वेरी स्लो। हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, कूलम्ब फ्लो वगैरह पढ़ेंगे धीरे धीरे। हो गया, किसी को कुछ पूछना है, तनीषा कुछ पूछना है तुमको, अक्षय ठीक है। तो प्रूव करो कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आए। लेट मी गिव यू सम स्मॉल क्वेश्चंस। ये कोई एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, ऐसा है, यहाँ पे लगा है पुली, यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है, कितनी मास का, से ये ब्लॉक का मास काफी बड़ा ब्लॉक हो गया, छोटा ऐसा रखा। ये एक ब्लॉक रखा है जिसका मास रखा है 3 kg, और ये जो 3 kg का मास है इसको किसी थ्रेड से हम खींच रहे हैं ऐसे। क्या फोर्स लगा के, 100 न्यूटन फोर्स दिया गया है कि ये जो हेमिस्फेरिकल बॉल है इसका रेडियस है से 5 मीटर। अब इसको खींच के A से B तक लेने में व्हाट इज द वर्क डन बाय 100 न्यूटन फोर्स। क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्क डन बाय 100 न्यूटन फोर्स इन पुलिंग दिस बॉल फ्रॉम A to B, नेगलेक्ट फ्रिक्शन विक्शन एवरीथिंग। वेट दिया हुआ, ये 100 न्यूटन का फोर्स खींच रहा है, पूछा है वर्क डन बाय 100 न्यूटन फोर्स इन पुलिंग दिस ब्लॉक फ्रॉम A to B। ये हेमिस्फेरिकल बॉल है, ऐसा है, हाँ यहाँ है बीच में, ये पूरा बीच में ऐसा, नीचे
गया सब कुछ, ऐसा एक गाना में सुना था कहीं, याद नहीं अब कुछ। हाँ बोल तेरा। हाँ अब जरूर 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 हम समझ गए। हाँ बाकी को सोचने दे। हाँ तो लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम। हम लोग जो जानते हैं उसको यूज़ नहीं करेंगे तो वो स्ट्रांग नहीं होता है ना। मैं यहाँ पर बोर्ड पे साइकिल कैसे चलाते हैं पूरा सिखाऊंगा, आप मास्टर हो जाओगे, क्वेश्चन पूछेंगे आंसर बता दोगे, तो चला लोगे क्या साइकिल? चलाना पड़ेगा है कि नहीं? गिरोगे 2-4 बार तो पता चलेगा कि हाँ साइकिल ऐसे चलाते हैं। खैर वार्क निकालने का, अच्छा ये आप बताओ, पूछा गया है कि वार्क डन बाई 100 न्यूटन फोर्स, इट्स ए केस ऑफ कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स। और कांस्टेंट फोर्स के केस में तो हमें मालूम है वार्क डन का फॉर्मूला क्या था, F डॉट S, और इसमें S क्या था? डिस्प्लेसमेंट पूरा बोलो अखेर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नो डॉट एस में अलॉन्ग द डायरेक्शन नहीं था, वो एस कॉस थीटा में था। इसमें क्या था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अच्छा ये जो पॉइंट है भाई जहाँ पे फोर्स आप लगा रहे हो, ये कितना आगे निकल जाएगा जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा? ये डिस्टेंस ये 5 है, ये 5 है, तो ये 5√2, सिंपल सा चीज है, ये 5√2 आगे जाएगा। अच्छा ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में क्या एंगल है? उधर ही तो खींच रहा है, 0। सो कैन यू नॉट से इट इज 100 into 5√2 into cos 0। बात हुआ, एक ही बात हुआ ना? कितना हो गया? cos 0 तो 1 है, इट इज 500√2। सो सिंपल। डोंट लुक एट ऑल दिस बॉडीज, क्या फोर्स लगाया, कितना दूर खींचा, उससे मतलब है हमारा। समझ में आया? अगर पूछे होते बताओ व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो क्या बोलते? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी कितना था? 3 kg, वो भी नीचे की तरफ गया क्या? नहीं, वो तो ऊपर की तरफ गया। कितना ऊपर गया? 5 मीटर। तो वर्क डन कितना होगा? -150 जूल्स। रीडिंग वो जो पुराने फॉर्मूला डाल के रखे हो, जंक सबको निकालो, पहले समझो चीजें क्या है। कांस्टेंट फोर्स है तो F डॉट S करो, या फिर Fs cos थीटा करो, या फिर सोचो कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऐसे करके सोचना है। ठीक है? ठीक है, अगर इन लोगों को समझ में आता है तो थोड़ा ये क्वेश्चन भी पूछते हैं। शायद यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा है और इसको कोई खींच रहा है, जिनको आता है मत बताना, जिनको नहीं आता है बताना। तो ये हुआ एक, हाँ जो बताएगा उसको नहीं आता है, ये हो गया। अब बाकी लोगों को सोचने का मौका देना। हाँ तो ये फोर्स हो गया, ये ऐसा हो गया। पहला केस में ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये 2 kg का है, और ये भी 2 kg का है, और इसको चढ़ाना है 5 मीटर, इसको भी चढ़ाना है 5 मीटर। दोनों ही केस में हमने फोर्स लगाया से 100 न्यूटन का। In which case more work is done in lifting the block to a height of 5 meters। जिनको नहीं आता वही लोग बोलेंगे कौन सा केस में ज्यादा वर्क होगा by 100 न्यूटन in pulling the block to a height of 5 meters। वासु 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 बोलेगा। फर्स्ट वन में वासु आया, इसमें देखते हैं इनके साथ और कौन कौन है। नहीं लिखते नाम, बेचारा वायरल हो जाए। हाँ, कौन सा केस में मोर वर्क इज डन बाय द 100 न्यूटन फोर्स इन पुलिंग द ब्लॉक 2 kg टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर्स। सी द अरेंजमेंट्स। गौरव ए में वेरीफाई कर रहा है, ए ना, ये ए है, ये बी। मतलब ये लोग, मैं वीडियो को तो एडिट कर लूंगा, बदनाम हो जाऊंगा तो कौन आएगा मेरे पास पढ़ने? हाँ। तनिषा कैन यू हेल्प? यू थिंक ए में काफी लोग बोल रहे हैं कि वार्डन ज्यादा होगा। चलिए वापस चलते हैं। वार्डन बाई 100 न्यूटन फोर्स, पहले बताओ कि 100 न्यूटन फोर्स कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा F डॉट S, और यू कॉल इट Fs cos थीटा। अच्छा कौन सा केस में F ज्यादा है? कौन सा केस में S ज्यादा है?
डिस्प्लेसमेंट कौन सा केस में ज्यादा होगा? 5 मीटर 5 मीटर दिया है तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट बराबर। थीटा कौन से केस में ज्यादा है? बी में। अबे थीटा क्या था? एंगल बिटवीन एफ एंड एस। एस क्या था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ। आप खींच रहे हो, इसको देख क्यों रहे हो? इसको, यही तो बुरी आदत है। हम इधर खाते रहते उधर देखते रहते है कि नहीं? हम जब इसको खींच रहे हैं, यही ना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो इसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कि नहीं देखेंगे? क्या दोनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है? क्या डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल बराबर नहीं है? क्या दोनों ही केस में थीटा 0 नहीं है? यस, सेम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन ईदर केस। डोंट लुक एट दिस एंगल। तो चीजें अंदर जाना चाहिए जो आप समझ रहे हो। एफ एस कॉस थीटा में एस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कौन सा पॉइंट में आप खींच रहे हो? समझ में आया? तो यहाँ पर थीटा अगर बराबर है दोनों का, एस बराबर है, एफ बराबर है, तो W1 विल बी सेम एज W2। दोनों केस में बराबर वर्क डन हो जाएगा। क्यों चिन्मय? हाँ सेम होनी। तो पहले गलत बोला था। बोला नहीं था, गलत। ठीक है, पढ़ लियो, तुम लोग भूल गए हो। तो ये इतनी चीज़ें मुझे काफ़ी रहेगा मुझे आगे बढ़ाने के लिए मोमेंट ऑफ ए फोर्स। और आप लोगों को याद होगा, अभी समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल गए हो। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ दे आर नॉट हाईलाइटेड इन योर बुक, तो मैं उसको हाईलाइट करता हूँ कि ताकि चीज़ें आप लोग कर पाओगे। ट्रेडिशनल फिजिक्स से थोड़ा हम लोग हट के पढ़ने वाले हैं। पनीर सब्जी कभी खाए हो ना? खाए तो होगे 25 बार, लेकिन अगर पनीर सब्जी में क्या सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है बताओ? इज इट पनीर? नो। ट्राई करके देखो। आप पनीर की सब्जी लाया, क्या कहते हैं पनीर का, मान लो कोई पनीर कढ़ाई, पनीर मसाला, कुछ भी, और उसमें से सारे पनीर निकाल के कटोरी में आपको दे दिया, अच्छा लगेगा? नहीं, पनीर में मज़ा नहीं है। मज़ा तो उसके ग्रेवी में। नहीं, ग्रेवी खराब हो गया तो पनीर का सब्जी क्या? अब पनीर तो ऐसे सूखा सूखा रहता है, तोड़ के देखो सबका पनीर सूखा सूखा। ग्रेवी है जो जिसके चलते आप खाते हो। वो जो कुरकुरे चुरकुरे खाते हो, वो अंदर का, इसको कभी धो के खाओ तो कैसे लगता है? देखो बकवास लगेगा। उसके ऊपर क्या मसाला पड़ा है, उसके चलते हम उसको खाते हैं। इट बिकम टेस्टियर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसको टू दी पॉइंट नहीं पढ़ के थोड़ा उसका बनाने से साइड में ग्रेवी रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा टेस्टी रहेगा, और आप इसको प्रेजेंट भी कर सकते हो प्रॉपरली, है कि नहीं? तो इसलिए सबको बढ़िया से समझना जरूरी है। अभी तो मैं तो चाहूँगा कि कमिंग सेशन में आई हैव 2 पार्ट्स फॉर एवरी टेस्ट। एक 25% का रहेगा प्रीवियस ईयर का जो पढ़ा है, और 75% रहेगा करंट ईयर का। तो आप टच में रहोगे, भूल जाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कम से कम इन लोगों का स्कूल एग्जाम जब तक खत्म नहीं होता है, टेस्ट नहीं करते हैं, उसके बाद टेस्ट का मैं पूरा पोर्शन दे दूंगा आपको। जो प्रीवियस ईयर का कुछ पार्ट रहेगा आप लोग पढ़ के आओगे, और ये साल का मतलब 75 क्वेश्चन सेक्शन ए सेक्शन बी कर देंगे, सेक्शन ए में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चैप्टर वाइज देंगे। ठीक है, और दोज हु हैव न्यूली जॉइन मी दे कैन आस्क फॉर एनी चैप्टर। अगर आपको वीडियो चाहिए तो बोलना सर फलाना चैप्टर का वीडियो दीजिए, मैं दूंगा। ठीक है, अक्षय न्यूटन थर्ड लॉ समझ में आता है? चलिए अक्षय को थोड़ा वेरीफाई करते हैं, क्योंकि अच्छा अच्छा दिख रहा है लड़का। थर्ड लॉ क्या कहता है अक्षय? Every action force is a reaction force. Yes, for every action there is an equal and opposite reaction. Equal and opposite, hopefully you understand. The magnitude must be same, direction must be opposite. If I throw a ball like this onto a smooth floor, कोई बॉल आके यहाँ पे गिरेगा, किधर जाएगा वो? ऐसे जाएगा ना? Yes. Do you think action and reaction are looking opposite to each other? मोरबा सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, हमने इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाया, क्या ये मुझे रिएक्शन फोर्स देगा? देगा। मैं दे रहा हूँ 10 न्यूटन, वो दे रहा है 10 न्यूटन, और अक्सर मैं देख रहा हूँ कि जब मैं इसको पुश करता हूँ तो ये पूरा अरेंजमेंट चलने लगता है, मतलब इट अपीयर्स एज इफ माय एक्शन इज मोर देन द रिएक्शन। डोंट यू फाइंड? ये पेन रखा है, ये पेन को मैं पुश कर रहा हूँ, मैंने दिया 10 न्यूटन। फॉर एवरी ऑफ माई एक्शन देयर मस्ट बी एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बट जब मैं एक्शन दिया तो मैं देखा ये पेन चल रहा है, मतलब रिएक्शन इज नॉट एबल टू काउंटर बैलेंस, कंपेंसेट और नॉलिफाई माई इफेक्ट। डोंट यू गेट इट? So action reaction to different bodies में act करता है। डिफरेंट बॉडी पे एक्ट कर रहा है। हाँ, कुछ बोलेगा हर्षी? अदरी क्या बोला? Why they not cancel out? So
because they act on different. डिफरेंट बॉडीज। अच्छा, वेरी गुड, मतलब समझे हैं बच्चे। अच्छा बताओ, अगर यहाँ पे कोई एक पेंडुलम ऐसे झूल रहा है, एवरीथिंग इज एन एक्शन, एवरी फोर्स इज एन एक्शन, कि कोई फोर्स को एक्शन बोलते हो, कोई एक्शन नहीं होता, ऐसा है नहीं, एवरी फोर्स इज एक्शन एंड फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम कहेंगे वेट ऑफ दिस पेंडुलम इज एक्शन, कैन यू आइडेंटिफाई द रिएक्शन फोर्स? टेंशन इन द थ्रेड। अच्छे बोलो, तुम अच्छे बोल रहे हो इसलिए बोल रहे हो। Tension in the thread. Now, if you go for the free body diagram of the ball, don't you draw the weight acting on it as well as the tension? And don't you say they both of them are acting on the same body? And you say they are acting on different bodies? तुम तो बोले कि दोनों अलग अलग बॉडी पे आते, मैं तो दिखा दिया तुम्हारे हिसाब से they are acting on the same body. क्यों दुखी मन? क्या मैं ये सब चीजें डिस्कस नहीं किया हूँ क्लास में? बढ़िया से बहुत मजे लेके किए हम लोग। भूल गए बात अलग है, भूले नहीं, याद भी है। हाँ, कितने लोगों को याद है? खाली हाथ उठा दो। ओ चलो ठीक है, बढ़िया। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ तनीषा? हाँ नहीं नहीं, अगर बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो उसमें टेंशन नहीं दिखाएंगे क्या माय डियर? दिखाएंगे ना, तो टेंशन इज एक्टिंग ऑन दिस आल्सो, द थ्रेड इज पुलिंग दिस ब्लॉक एंड वेट इज आल्सो पुलिंग, दे आर एक्टिंग ऑन सेम बॉडी। इफ यू से दे आर इक्वल एंड अपोजिट, क्या एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट? डज इट मीन एनी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर फॉर्मिंग ए पेयर ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस? नो। गेस करो क्या हो सकता है? रौनक दत्ता भी तुम्हारी टीम में है, रौनक बता सकते हो? सोच रहा है। बॉल उसको खींच रहे हैं सर, बॉल दोनों खींच रहे हैं, बॉल ये चीज इनको मालूम है। ओके सुनो, चीज ऐसा है कि जो एक्शन है ना वो क्या है मैं बताता हूँ। इट इज जस्ट नॉट ए फोर्स, यू सी। क्या है कि हम बताया पहले थोड़ी देर पहले कि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, टू मैनिफेस्ट दैट फोर्स यू नीड टू सी एन ऑब्जेक्ट एंड एन एजेंट जो फोर्स लगाएगा। एजेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाता है उसको कहते हैं एक्शन, उसको कहते हैं एक्शन। रिटर्न में ऑब्जेक्ट एजेंट के ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसको कहेंगे रिएक्शन। और ये एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। एजेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया तो बन गया एक्शन, ऑब्जेक्ट रिटर्न में एजेंट के ऊपर लगाया तो बन गया रिएक्शन। तो आर दे एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी? नो, टू डिफरेंट बॉडीज। Why they are not cancelling out? They are acting on two different bodies. एक ही बॉडी के ऊपर दो फोर्स आएंगे तभी ना कैंसिल होगा। एक ही बॉडी के ऊपर दो फोर्स आएंगे तभी कैंसिल होगा। एक बॉडी के ऊपर ऐसा फोर्स आ रहा है और दूसरे के ऊपर कुछ ऐसा फोर्स आ रहा है तो कैसे कैंसिल होगा? They will not cancel out. मैं अगर किसी एक मूविंग चेयर पे बैठ के किसी टेबल को पुश करूंगा, बाय माय एक्शन द टेबल विल मूव फॉरवर्ड, आई विल मूव बैकवर्ड। वी आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। फाइन। अब बस डेफिनेशन दोबारा याद करो कि एक्शन किसके बारे है? Agent on the object, reaction object on the agent. Now if you say the weight of the body is an action, ये weight क्यों है? Who is the agent? Earth. Earth is pulling this block with whatever force that you call as the weight. If this is the action, this must be pulling it back with same force. That is the reaction, not the tension in the thread. बात समझ में आ रहा है? वो लॉजिकली समझ में आ जाए, बढ़िया होगा। तुम लोग जब आए थे शायद मैं पूछा था तुम लोगों को, भाव मत खाओ, पूछा था, मेरे को याद आया। नहीं सर हम पहले से जानने से बोले थोड़ा ज्यादा क्रेडिट मिलता है, पूछे थे थोड़ा सा कम क्रेडिट नहीं। तो निशा समझ में आया? तो आज की सभा हम लोग यहाँ पे समाप्त कर देते हैं, अगले क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे। इतना सारा ऑन सॉन चीजें पढ़ाएं और जो हाँ तो हो ठीक है, 2 मिनट में क्या खा गए? मेरा 10:45 नहीं 40 कितना हुआ? 42 49 हुआ है, 40 हुआ है। तेरा बैटरी बदल गया। हाँ इधर भी तो टाइम लिखा है 10:46। अलग ही सबका लेवल अलग अलग। तो अगले क्लास से मैं देखा कि इन लोगों के पास थोड़ा सा कुछ मैकेनिक्स का वीकनेस है तनिषा,
तुम्हारे पास कुछ मैकेनिक्स का थोड़ा थोड़ा वीकनेस है, मैं काम करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में लेट मी स्टार्ट विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ाते हैं। इन बीच में इन लोगों को थोड़ा पूछ के इनको जो जो वीडियो चाहिए करवा देते हैं, क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए दे आर ऑल इक्वली इग्नोरेंट, सबको कुछ नहीं मालूम। मैं कुछ नहीं पढ़ाएंगे तो सब मजे लेके पढ़ेंगे। और इस बीच में तुम लोगों को जो जो चैप्टर में कमी है थोड़ा उसका वीडियो देके रेडी कर लेंगे, उसके बाद वो सब चैप्टर को जैसे मोमेंट ऑफ ए फोर्स वगैरह पढ़ाना उसको उसके बाद पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज की सभा यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।